Hello everyone, I am Gurudat, Assistant Professor in Indraprasth Law College. This is the ninth video lecture of Law of Property and Easement. In the last three videos, we have been studying about the mortgage in the Transfer of Property Act. In this video, we will be studying about doctrine of marshalling provided under section 81 of Transfer of Property Act. So let's see what is the meaning of marshalling. देखिए मार्शलिंग बेसिकली मीन्स टू अरेंज समथिंग इन प्रॉपर ऑर्डर और टू सेट आउट इन ऑर्डरली मैनर और टू अरेंज और रेगुलेट क्लियरली. तो मतलब बस किसी भी चीज़ को, किसी भी सिस्टम को, किसी भी चीज़ों को एक सिस्टमैटिक वे में अरेंज करना है, एक सिस्टमैटिक फॉर्मेट बनाना कि उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, इसको इंग्लिश में मार्शलिंग वर्ड कहते हैं. जस्ट लाइक मेनी अदर लॉज, दिस लॉ हैज़ ऑल्सो बीन सॉर्ट ऑफ बोरोड फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम. तो यूके में डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शलिंग था, उससे हम धीरे धीरे अपनी कंट्री में इसको इम्प्लीमेंट किए हैं. ब्रिटिशर्स नहीं बना के गए थे, हम उसको कंटिन्यू किए हैं. अब ये जो है दो सेक्शंस में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के प्रोवाइडेड है. पहला तो है सेक्शन 56 और दूसरा है सेक्शन 81. सेक्शन 56 में जो डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शलिंग है वो बेसिकली रेगुलेट करता है सेल के केसेस में, वाइल सेक्शन 81 में जो डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शलिंग है वो रेगुलेट करता है मॉर्गेज. सिमिलरली सेक्शन 82 में डॉक्ट्रिन ऑफ कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है जो सॉर्ट ऑफ अपोजिट है टू डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शलिंग. तो सेक्शन 81 82 आपको साइमल्टेनियसली पढ़ना होता है. सेक्शन 81 अभी हम पढ़ रहे हैं और सेक्शन 82 हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. तो सेक्शन 56 एंड सेक्शन 81 एंड सेक्शन 82 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डील अबाउट द डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शलिंग एंड कंट्रीब्यूशन. देयर आर सेपरेट रूल्स फॉर मार्शलिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल, दैट इज सेक्शन 56, और मॉर्गेज के केस में कौन सा है, सेक्शन 81. लेट्स सी फर्दर. अब सेक्शन 81 को हम तीन पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं. ये पूरा सेक्शन 81 के वर्डिंग्स दिए हुए हैं. सेक्शन 81 थोड़ा सा डिफिकल्ट है टू अंडरस्टैंड, बट आई रिक्वेस्ट यू टू डोंट जस्ट फोकस ऑन इट. आप सेक्शंस को तीन पार्ट में आराम से बांट के देखिए. अगर इस डिफिनेशन से नहीं समझ में आता है तो 81 को आके हम इलस्ट्रेशन में पढ़ेंगे. सो डोंट वरी. So it starts with, if the owner of two or more properties mortgaged them to one person and then mortgages one or more of the properties to another. तो पहली कंडीशन क्या है सेक्शन 81 लगने के लिए, इफ द ओनर ऑफ टू और मोर प्रॉपर्टीज. तो मतलब अगर कोई एक आदमी है, हम के मानते हैं एक आदमी है ए ने, ए के पास दो या दो से ज़्यादा प्रॉपर्टी है. तो मान लेते हैं ए के पास एक्स प्रॉपर्टी है, वाई प्रॉपर्टी है और जेड प्रॉपर्टी है. ए के पास एक्स वाई और जेड प्रॉपर्टी है और वो उनको मॉर्गेज कर देता है. किसको कर देता है मॉर्गेज? बी को कर देता है. बी को उसने मॉर्गेज कर दिया तीनों प्रॉपर्टीज एक्स वाई जेड. उसके बाद उसी ए ने अपनी एक्स वाई जेड प्रॉपर्टीज में से दो प्रॉपर्टी या एक प्रॉपर्टी जेड जो प्रॉपर्टी थी वो मॉर्गेज कर दी किसको? सी को. तो ए के पास तीन प्रॉपर्टी थी एक्स वाई जेड, उस प्रॉपर्टी को उसने मॉर्गेज कर दिया बी को और कुछ लोन ले लिया. मॉर्गेज मतलब प्रॉपर्टी गिरवी रखी और कुछ पैसे लोन ले लिया. मान लीजिए 1 करोड़ रुपए लोन ले लिया एक्स वाई जेड मॉर्गेज करके. अब 1 करोड़ से उसका काम नहीं चला तो वो फिर से गया सी के पास और सी से 20 लाख रुपए लोन ले लिया जेड प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करके. तो इस कंडीशन में सेक्शन 81 लगेगा. ये पहली कंडीशन है. पहला पॉइंट है कि ऐसे कंडीशन में, ऐसे सिचुएशन जब होगी तब सेक्शन 81 का एप्लीकेशन होगा. अच्छा, यहाँ पे दो पॉइंट आराम से नोट कर लीजिएगा कि एक प्रॉपर्टी पहले मॉर्गेज कर रहा है एक्स वाई जेड प्रॉपर्टी बी को, फिर सी को भी मॉर्गेज कर सकता है. क्योंकि हमने सिंपल मॉर्गेज पढ़ा था, उस केसेस में कभी प्रॉपर्टी का हमेशा ज़रूरी नहीं है कि ट्रांसफ़र हो. कभी कभी सिर्फ कागज़, प्रॉपर्टी के कागज़ दे के बात हो जाती है. कागज़ दे देते हैं और गिरवी रख देते हैं, कभी कभी ज़बान पे गिरवी रख देते हैं. तो ऐसी कंडीशंस में उसके पास पावर है कि वो दोबारा मॉर्गेज, एक ही प्रॉपर्टी को दो बार मॉर्गेज कर सकता है. तो ये राइट अभी ए के पास है. अब हम सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं. सेकंड पॉइंट क्या है? द सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी इज इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी entitled to have the prior mortgage debt satisfied out of the property or properties not mortgaged to him so far as the same will extend. अब यहाँ पे कहता है कि द सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी दैट इज सी. पहला मॉर्गेजी तो बी था, दूसरा मॉर्गेजी कौन है? सी. तो सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी कौन हुआ? सी. इज इन द एब्सेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी. अगर कोई स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है इस रिगार्डिंग तो उस केस में एंटाइटल्ड टू हैव द प्रायर मॉर्गेज डेप्ट सेटिस्फाइड आउट ऑफ द प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टीज नॉट मॉर्गेज टू हिम
so far as the same will extend। तो यहाँ बेसिकली कहना चाह रहा है कि अगर सी जो है, सी के पास अगर सी के पास सिर्फ जेड प्रॉपर्टी मॉर्गेज्ड थी, अब अगर बी को अपना पैसा वापस चाहिए तो बी क्या करेगा, ए के पास जाएगा, ए से बोलेगा पैसा वापस करो, ए बोलेगा मेरे पास पैसा नहीं है, अब मेरी प्रॉपर्टी जो मॉर्गेज है उसको बेच दीजिए। तो अब सी के पास ये राइट है कि जब बी प्रॉपर्टी बेचने जाएगा तो पहले बी एक्स और वाई प्रॉपर्टी बेचेगा। पहले जो बी है वो एक्स और वाई प्रॉपर्टी बेचेगा। अगर एक्स और वाई से उसका 1 करोड़ रुपए वापस आ जाता है, हमने 1 करोड़ से बी से 1 करोड़ रुपए लोन लिया था इन्हें, अगर एक्स और वाई से 1 करोड़ वापस आ जाता है तब तो बात ठीक है, अगर नहीं आता है तभी वो जेड प्रॉपर्टी बेचेगा। तो ये है डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शलिंग, एक सिस्टमैटिक वे में कैसे मॉर्गेज डेप्ट को वापस लेना है। तो जब भी कोई आदमी मॉर्गेज डेप्ट वापस लेने जाता है तो सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी, मतलब जो बाद का मॉर्गेजी है, उसको ये राइट मिलता है कि जो प्रॉपर्टी उसके पास मॉर्गेज है, जैसे कि जेड थी, उसको आखिर में बेचा जाएगा, उसको उसी कंडीशन में बेचा जाएगा जब उसके पहले की सारी प्रॉपर्टी से लोन वापस नहीं हो पाया है। तो बी अगर एक्स और वाई प्रॉपर्टी बेच के लोन वापस नहीं पाता है तभी वो जेड प्रॉपर्टी बेच पाएगा। बस इतनी सी बात सेक्शन 81 कहता है। आगे हम फिर से इलस्ट्रेशन में देखते हैं इसके बारे में। आपको नहीं समझ में आए तो आप 3-4 बार ये सेक्शन पढ़िएगा, 4-5 बार पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ये उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बेसिक सी बात है, लेकिन लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट है इस सेक्शन की। अब इसमें एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं देखिए। द मॉर्गेजीज में बी 2 और मोर पर्सनस बट द मॉर्गेजर मस्ट बी कॉमन, देयर मस्ट बी अ कॉमन डेटर। तो मतलब जो उधार ले रहा है, ए था हमारे केस में, ए उधार ले रहा था, तो ए तो कॉमन रहेगा, मॉर्गेजी ज़्यादा हो सकते हैं। हम अब पहले लास्ट वाले केस में बी और सी मॉर्गेजी थे, मतलब बी और सी ने लोन दिया था, हो सकता है कि डी भी लोन दे दे, ई भी लोन दे दे, कई लोग लोन दे सकते हैं, लेकिन लोन लेने वाला कौन होगा, वो कॉमन होगा, वो ए ही होगा। लोन लेने वाला ए के अलावा और कोई नहीं होगा, कॉमन होना चाहिए। और प्रॉपर्टी भी कॉमन होनी चाहिए, कम से कम 1-2 प्रॉपर्टी कॉमन होनी चाहिए जो लोन पे जिसके दम पे लोन दिया जा रहा है। राइट कैनॉट बी एक्सरसाइज टू बी द प्रेजुडिस ऑफ प्रायर मॉर्गेजी। अब हमने इस सेक्शन का लास्ट पार्ट पे फोकस नहीं किया था। ये सिंपली कहता है बट नॉट सो एज टू प्रेजुडिस द राइट ऑफ प्रायर मॉर्गेजी और एनी अदर पर्सन हु हैज़ द कंसिडरेशन एक्वायर्ड एन इंटरेस्ट इन एनी ऑफ द प्रॉपर्टीज़। तो मतलब ये सिंपल सी बात कहता है कि कोई और आदमी या कोई और मॉर्गेजी जो इंटरेस्ट एक्वायर कर लिया है इन तीनों प्रॉपर्टी में, एक्स वाई जेड जो प्रॉपर्टी थी, तो अगर किसी और ने भी इंटरेस्ट एक्वायर कर लिया है तो उसको भी हमें कंसिडर करना है, उनके इंटरेस्ट का भी हमें ध्यान रखना है, उनके उस इंटरेस्ट का प्रेजुडिस नहीं होना चाहिए, उनके राइट्स का प्रेजुडिस नहीं होना चाहिए, सिंपल सी बात कहता है। यही बात इस पॉइंट में भी रिपीट हो रही है। द राइट कैन नॉट बी एक्सरसाइज टू बी द प्रेजुडिस ऑफ प्रायर मॉर्गेजी। थर्ड पॉइंट है द राइट कैन नॉट बी एक्सरसाइज टू प्रेजुडिस ऑफ एनी अदर पर्सन हैविंग क्लेम ओवर द प्रॉपर्टी। तो जैसे कि कोई जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है, मान लीजिए जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में जो फादर है वो लोन लेता है, मॉर्गेज लेता है किसी से एक ही प्रॉपर्टी पे, 2-3 लोगों से मॉर्गेज ले लेता है, और उसके बाद उस प्रॉपर्टी में तो उसके बेटे का भी इंटरेस्ट आएगा क्योंकि वो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है। तो यही बात ये पॉइंट्स कह रहे हैं कि उसके बेटे के इंटरेस्ट को प्रेजुडिस नहीं करना है इस डॉक्ट्रिन को लगाते वक्त, उसके बेटे के इंटरेस्ट का भी ध्यान रखना पड़ेगा। यही सिंपल सी बात ये कहता है कि कोई और अगर इंटरेस्ट रखा है उस प्रॉपर्टी में तो उसका इंटरेस्ट भी प्रेजुडिस नहीं होना चाहिए, उसका राइट भी वॉयलेट नहीं होना चाहिए। अगेन एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। ए ओन्स थ्री प्रॉपर्टीज जे एल एन के। यहाँ पे ए के पास कितनी प्रॉपर्टी है, जे के एल, ठीक है। ही मॉर्गेजेस दीज 3 प्रॉपर्टीज टू बी, पहले बी को मॉर्गेज कर रहा है 3 प्रॉपर्टीज। आफ्टर एन इंटरवल ऑफ टाइम ए मॉर्गेजेस के एल एन, अब इन तीनों में से 2 प्रॉपर्टीज के एंड एल वो सी को मॉर्गेज कर रहा है। पहले बी को किया तीनों प्रॉपर्टी, फिर सी को किया के एंड एल, के और एल। Here, according to the general rule, B can satisfy his mortgage debt by all 3 properties, and if affects positively the interest of C, so section, ठीक है। अगर जनरल रूल कहता है कि जो A है, सॉरी B है,
जो बी है जिसने पहला इन तीनों प्रॉपर्टी पे लोन दिया है मॉर्गेज करके, जनरल रूल कहता है कि उन तीनों प्रॉपर्टीज़ में से लोन वापस ले सकता है अपना बेच के या जो भी करके। बट अब जो सेक्शन 81 है वो कहता है, सेज दैट सेटिस्फैक्शन ऑफ द होल मॉर्गेज डेप्ट ऑफ द बी वैन इज बाय एल देन ही शुड अनटच के जे एंड के। तो कहता है अगर बी का पूरा लोन जो है वो एल प्रॉपर्टी को बेच के कंप्लीट हो सकता है, अगर सेक्शन 81 कहता है कि बी का अगर पूरा लोन जो है वो एल प्रॉपर्टी को बेच के, सॉरी यहाँ पे एल नहीं होना चाहिए, जे होना चाहिए, अगर जे प्रॉपर्टी को बेच के कंप्लीट हो सकता है तो वो जो बाकी दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं उन प्रॉपर्टीज़ को नहीं छुएगा। अगर जे प्रॉपर्टीज़ पे हो जाता है तो दोनों प्रॉपर्टी जो बची के एल एन उनको नहीं छुएगा, क्योंकि वो सी का भी डेट जो है उन प्रॉपर्टी को मॉर्गेज लेके सी ने भी डेट दिया हुआ है। तो ये सिंपल सी बात है कि अगर एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी पे कॉमन आदमी लोन दे दिया है या दो लोग लोन दे दिए हैं तो कैसे, वही जो मैंने समझा, डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शलिंग एक सिस्टम सेट करता है कि लोन वापस कैसे लेना है। अब कभी कभी जनरल में सुनेंगे कि आप एक दो घर है या दो तीन ज़मीन है किसी की, तो उन दो तीन ज़मीनों पे आदमी क्या करता है, कई लोगों से लोन ले लेता है, दो तीन बैंक से लोन ले लिया, एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से उस ज़मीन पे लोन ले लिया, फिर थोड़ा बहुत फ्रॉड करके या कुछ करके बैंक ऑफ हरियाणा से भी, बैंक ऑफ इलाहाबाद बैंक से भी लोन ले लिया, दोनों बैंक से लोन ले लिया। अब जब दोनों बैंक आएंगे लोन वापस लेने, तो अगर दो ज़मीन है, दो से ज़्यादा ज़मीन है और सब पे लोन दिया गया है, तो दोनों बैंक कैसे अपना पैसा वापस लेंगे, उसमें सिस्टम क्या होगा, यही सिस्टम डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शलिंग तय करता है। डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शलिंग कहता है कि जिन जिन प्रॉपर्टीज से सिर्फ जिस प्रॉपर्टी से दो बैंकों ने लोन लिया है, पहले उस प्रॉपर्टी को नहीं बेचेंगे, पहले उन प्रॉपर्टी को बेचेंगे जिस प्रॉपर्टी से किसी सिंगल बैंक ने लोन लिया है। यही बात है, इस तरह आपका डेट वापस मिलेगा। थैंक यू। अब हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ कंट्रीब्यूशन। यहाँ पे हम मॉर्गेजी की बात कर रहे थे कि मॉर्गेजी की राइट क्या होनी चाहिए, कैसे लोन वापस लेना है। हम उसके अब नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन में बात करेंगे कैसे लोन को वापस चुकाना है, चुकाना कैसे है उस पर बात करेंगे। मॉर्गेजर जो है वो उसका राइट क्या होगा, उसका सिस्टम कैसे तय होगा, अगर दो ज़्यादा मॉर्गेजर हैं तो कैसे लोन को चुकाना है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। डॉक्ट्रिन ऑफ कंट्रीब्यूशन जो प्रोवाइडेड है सेक्शन 82 में।